नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम अभी तक हड़प्पा सभ्यता का जो पाठ्यक्रम के हिसाब से जो हम पढ़ रहे थे वो हड़प्पा सभ्यता पढ़े। इसके बाद जो पाठ्यक्रम में हमारे वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता है, ठीक है, मैंने वहाँ तक बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन तक। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये बताया। फिर हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ तो ग्रामीणी सभ्यता फिर से बनी और यही जो वैदिक काल जो है ग्रामीणी सभ्यता है। ठीक है, अब चलिए, तो आप लोग ठंड काफ़ी ज़्यादा है ये तो आपको पता ही होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाए रखिए इस ठंड से। ठीक है, तो हम लोग आज वैदिक काल स्टार्ट कर रहे हैं। हम वैदिक काल, जैसे पहले मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसी तरह हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को भी पढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में वैदिक सभ्यता में जान लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का है, या फिर 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का है। और इसे अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का समय जो है 1000 BC से लेकर 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता का जो समय है 1000 BC से या फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 BC या 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, BC वही ईसा पूर्व है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बाद फिर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वैदिक काल भारतीय इतिहास का ऐसा कालखंड जो 1500 BC से शुरू होकर 600 BC तक रहा। इस कालखंड को वैदिक काल कहते हैं या वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो लिख लीजिए इसको। भारतीय इतिहास का ऐसा कालखंड जो 1500 BC या ईसा पूर्व से लेकर 600 BC तक रहा। इसी कालखंड को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास का ऐसा कालखंड जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक रहा, इसी कालखंड को हम वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, या फिर ये भी कह सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। लिख लीजिए इसे भी। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक, कौन सा? ऋग वैदिक एक हो गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसका ऋग्वैदिक काल का समय
1500 BC से 600 BC, सॉरी 1000 BC, 1500 BC से 1000 BC, और ये 1000 BC से 600 BC तक ये रहा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? अभी हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया है, अभी तो हमने शुरू किया है। ये भी जैसे ये आपका हड़प्पा सभ्यता चला था वैसे ही ये भी चलेगा। इसमें ये जान लीजिए कि ये ग्रामीणी सभ्यता है और इसमें साहित्य का भी हमें अध्ययन करना है। अभी इससे पहले जो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था उसमें साहित्य तो मिला था, लेकिन हम उसका जो है अध्ययन नहीं कर पाए। लेकिन जो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के जो साहित्य मिले हैं उसका अध्ययन हमने किया है, और बहुत ही बेहतर तरीक़ों से उस समय के जो साहित्य के रचयिता थे वो जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका वर्णन उन्होंने किया है। हर एक चीज़ का बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन करने पे किया जाता है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। हम आप स्ट्रक्चर वैदिक काल का बनाते हैं कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इतना आप लोग देख लिया, आगे चलें। मिटा रहे हैं फिर। ठीक है, हमें वैदिक काल का जो स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले छोटी कलम या पतली कलम से लिखा जाए, तो मोटी है, इससे देखा जाए। सबसे पहले सामान्य परिचय, सामान्य परिचय या विशेषताएं भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे है आर्य कौन। ठीक है, आर्य, ये सब सारी वैदिक काल ज़्यादातर आर्यों का ही वर्णन हुआ है। आर्य जो है कैसे थे, कहाँ से आए थे, उनका मूल निवास क्या था, उनका साहित्य क्या था, उनका धर्म क्या था, धार्मिक क्या था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, उन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो आर्य कौन थे, आर्य का मूल स्थान, दो चीज़ें, इसमें दो चीज़ें पढ़नी है। आर्य का मूल स्थान, ठीक है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में पढ़ना है, अब इसमें सिर्फ पढ़ना है आर्यों का, वैदिक साहित्य भी पढ़ना है, और आर्यों का निवास स्थान, वो रहते कहाँ थे, ये मूल स्थान जहाँ पे वो पैदा हुए थे, ये आर्यों का निवास जहाँ पे वो रहते थे, निवास स्थान। ठीक है, और एक ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल में ही क्या पढ़ना है, ऋग्वैदिक काल का सामान्य परिचय। ठीक है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, और धार्मिक स्थिति। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ, जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो चीज़ें मैंने लिख दी है। अब उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल में भी यही सब चीज़ें पढ़नी है जो लिखी हुई हैं, तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैंने इसी में बता दिया है कि ये दोनों चीज़ें एक ही में रहेंगी। अब एक वर्ण व्यवस्था, ठीक है, बी डाल लो, इसमें पढ़ना है हमें आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है और आश्रम व्यवस्था क्या है, ठीक, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, सी डाल लो,
पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी पढ़ना है इसी में, और इसी में जो है हमें विवाह भी पढ़ना है, ठीक है। 16 संस्कार भी हम इसी में पढ़ाया जाएगा। और F में लिख लीजिए ऋण, ऋण जानते हैं आप लोग, F। जी में यज्ञ, यज्ञ, ठीक है। और H भी लिख लीजिए तो अन्य मुद्दे, अन्य मुद्दे, सभी मुद्दे, ठीक है। इतनी चीज़ें जो हैं ये कला और संस्कृति में ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो हमें इतनी चीज़ें जो हैं इसमें पढ़नी है। तो आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम सामान्य परिचय से शुरू करते हैं ये चैप्टर। आप सभी को हर एक वीडियो में मज़ा आ रहा होगा बढ़िया से, क्योंकि कोई भी चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि कुछ ना बताया जाए, क्योंकि आप पीसीएस के छात्र हैं, पीसीएस की तैयारी करने के लिए इस चैनल पे आए हैं। तो आपको बेहतर चीज़ें जो है, जितनी भी फैक्ट चीज़ें हैं सभी आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं फिर से मिटा रहा हूँ। सामान्य परिचय से हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, यही टाइम है अपने जीवन को संवारने का। आप जो भी कर रहे हैं ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, अपना घर का हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कुछ भी करते रहेंगे लेकिन दिमाग में वो चीज़ें हमेशा बनी रहनी चाहिए कि यार हमें पढ़ना भी है, ठीक है। पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना ही है, ठीक है। पढ़ना ही है, बिना पढ़े हम नहीं सोएंगे। उठने के बाद या जगने के बाद हम फिर से पढ़ेंगे, खाना खाने के बाद पढ़ेंगे। जय बार ये सोचोगे कि जितनी भी पढ़ाई आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपके ही दिमाग में रहेगी। आप जो सोचोगे पढ़ोगे वो सिर्फ आपके दिमाग में रहेगी, मेरे पास नहीं आ जाएगी। ये इसीलिए कहते हैं कि ऐसा धन है कि ये कोई हमसे चुरा नहीं सकता, तो इसीलिए नहीं चुरा सकता कि वो हमारे दिमाग में रहेंगी, ठीक है। वैदिक काल का सामान्य परिचय। तो वैदिक काल का जो सामान्य परिचय है उसमें हम 8 चीज़ें बताएंगे, वो 8 चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। यह एक उन्नत कालखंड वाला, यह एक उन्नत कालखंड वाला नहीं, ये नहीं, उन्नत कालखंड है, उन्नत संस्कृत वाला कालखंड है। यह एक उन्नत संस्कृत वाला कालखंड है। मैंने बताया ना संस्कृत वाला, ठीक है। यह एक लिख लीजिए तब यहाँ पे नंबर डाल के, नंबर 1, यह एक उन्नत संस्कृत वाला कालखंड है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत ही उन्नत जो है यहाँ की जो संस्कृति है, बोलने के लहजे से भी ये संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग करते थे वैदिक काल वाले। और वैसे भी जो संस्कृति होती है वो भी इनमें कूट कूट के भरी थी। संस्कृति और संस्कृत दोनों चीज़ें वैदिक काल में अपनी चरम सीमा पे थी, ठीक है। दूसरा, प्रारंभ में यायावर मीन्स जानते हैं क्या होता है।
जो घुमंतू होते हैं, जो बंजारे होते हैं, उन्हें यायावर कहा जाता है। ठीक है, यायावर या फिर कबीलाई, कबीला बना के रहते थे, इनका ठिकाना एक जगह पे नहीं था। प्रारंभ में यायावर या फिर कबीलाई और बाद में कृषि आधारित सभ्यता बनी या फिर कृषि प्रधान सभ्यता बनी, दोनों चीज़ें लिख सकते हो। बाद में यह कृषि प्रधान, या प्रधान भी गुसेड़ सकते हो, ठीक है, या कृषि सभ्यता बनी, कृषि प्रधान सभ्यता बनी, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर भी लिख लीजिए। यह एक पुरुष प्रधान सभ्यता है। यह क्या है? यह एक पुरुष प्रधान, इसमें मतलब अभी हमने हड़प्पा में पढ़ा था तो मैंने बताया था मातृ प्रधान थी। वहाँ पे क्या होता था, जो घर के जो मुखिया हुआ करते थे या जिनकी बातें सब मानते थे, वो कौन हुआ करता था हड़प्पा में? माताएं होती थी। लेकिन जो है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में जो है, इसमें पुरुष जो है घर के गार्जियन हुआ करते थे। यह एक पुरुष प्रधान सभ्यता थी, प्रधान सभ्यता थी। चौथा भी लिख लीजिए। यह समाज एक युद्धक समाज था। यह समाज एक युद्धक समाज था। ठीक है, युद्धक समाज मतलब ऐसा जो है, ऐसा समाज जिसमें निरंतर जो लोग थे वो युद्ध में लिप्त रहते थे या संलग्न रहते थे। ठीक है, वो ऐसे समाज को युद्धक समाज कहा जाता है। ठीक है, निरंतर जो लड़ाइयों में रहते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? युद्धक समाज कहते हैं। नंबर 5 लिख लीजिए। ये विशेषताएं हैं या परिचय, कुछ भी आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। जैसे आप किसी ने वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा तो ये चीज़ें सामान्य परिचय में आपको इतना पता होना चाहिए, 7-8 लाइन की खटाखट आप उसे बता सको। ठीक है, यह एक युद्धक समाज था। 5वां लिख लीजिए। वैदिक साहित्य विश्व की प्राचीनतम साहित्यिक वाङ्मय है। ठीक है, क्या लिखेंगे? वैदिक साहित्य विश्व की प्राचीनतम साहित्यिक वाङ्मय है। साहित्यिक वाङ्मय है। वाङ्मय का मतलब होता है पढ़े जाने योग्य। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्यिक वाङ्मय, पढ़े जाने योग्य प्राचीनतम साहित्य है। ठीक है, वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य मतलब साहित्यिक या पढ़े जाने वाला मतलब वाङ्मय। ठीक है, पढ़ा जाना। ठीक है, वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्यिक पढ़ा जाने वाला, वैदिक काल का पढ़ा जाने वाला साहित्य है। सबसे प्राचीनतम साहित्य भी ये है। ठीक है, सबसे पहले का यह कह सकते हो या सबसे प्राचीनतम कह सकते हो। ठीक है, 6वां लिखिए। वैदिक काल से भारतीय देवमंडल का पता चलता है। वैदिक काल से भारतीय देवमंडल का पता चलता है। ठीक है, भारतीय देवमंडल का पता चलता है। देवमंडल माने जो वो देवताओं की जो पूजा करते थे, तो वो किन किन देवताओं का, उनके देवों का मंडल कैसा था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए। एक तो जो पृथ्वी के देवता को वो पूछते थे, किसे पूछते थे?
पृथ्वी के देवता, दूसरा उनके थे आकाश, और तीसरे उनके थे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, ये तीन देवताओं को वो, तीन तरह के देवताओं को वो पूजते थे। एक तो जो पृथ्वी के देवता थे, दूसरे जो आकाश के देवता थे, तीसरे जो अंतरिक्ष के देवता थे। ठीक है, तो ये इतना ही आ रहा है कि आगे भी अभी दो और लिखाना इसी में, अगर आ जाए तो लिखा दे तू। सातवां लिखा दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, वैदिक काल का प्रारंभिक, लिख लीजिए सातवां भी इसी में। वैदिक कालीन साहित्य, नहीं, वैदिक कालीन प्रारंभिक अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन एवं लूट था। क्या था? पशुपालन एवं लूट। ठीक है, लूट था। वो क्या करते थे, उनका जो प्रारंभिक जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो क्या करते थे, एक तो पशु पालते थे, ठीक है, और दूसरा वो आदमियों को लूट लिया करते थे। एक और आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है इसमें, हाँ आ सकता है अभी। वैदिक साहित्य के जनक जो आर्य थे, ठीक है, आठवां भी लिख लीजिए इसी में। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के जनक कौन था? जनक आर्य थे। ठीक है, वैदिक काल के जनक, ठीक है, कौन था? आर्य थे। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य से तात्पर्य, लिख लीजिए, तात्पर्य श्रेष्ठ, या इसी को हम कहते हैं कुलीन। ठीक है, ये है इतना, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ और कुलीन दोनों हो सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को, आ गई हैं। ये नीचे वाला भी आ गया इसी में, बहुत बढ़िया, नीचे वाले भी में आ गए हैं। अगली बार से थोड़ा सा ऊपर से लिखाया जाएगा तो पूरी चीज़ें बढ़िया आ जाएंगी। तो ये हमारा सामान्य परिचय था। इसके बाद फिर मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्या था, आर्य कौन। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, भी मिटाते हैं, आगे चलते हैं हम फिर से। आर्य कौन से वीडियो आपको अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। हर एक चीज़ को जब छोड़ा ही नहीं जा रहा है तो अच्छी लगनी है। आप जितने बेहतर तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आप बेहतर ना सिद्ध हो जाओ या फिर आपको वो चीज़ें समझ में ना आ जाए तब तक वो चीज़ें करते रहिए। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप एक दिन खुद ही कहोगे सर ये मुझे समझ में आ गया है। और समझने से ये होता है कि जब हम खुद वहाँ जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तब जो है चीज़ें पूरा एकदम निखर के आएंगी। चलिए लिखते हैं आर्य कौन। ठीक है, इसके बारे में भी जान जाते हैं कि आर्य कौन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आर्य का तात्पर्य जो है श्रेष्ठ या कुलीन से है। ठीक है, या फिर आर्य का अर्थ जो है, आर्य का तात्पर्य लिखो, अर्थ नहीं। ठीक है, आर्य का तात्पर्य
तात्पर्य, श्रेष्ठ या कुलीन, कुलीन से है। कुल में जो उत्तम होते हैं, कुलों में जो उत्तम होते हैं उन्हें कुलीन कहते हैं। श्रेष्ठ मतलब मैंने बताया है ये एक युद्धक भी हैं, ये समाज एक युद्धक है, तो जो भी उस टाइम विजयी होता था उसे श्रेष्ठ ही कहा जाता था। ठीक है, तो आर्य जो है युद्धक समाज था आर्यों का। तो लिख लीजिए, आज एक भाषा, नंबर वाइज डाल के लिखिए। पहले नंबर पे आर्य का तात्पर्य श्रेष्ठ या कुलीन से है। नंबर 2 इसी में डालिए, आर्य कौन, तो आर्य जो है, आर्य एक भाषा, आर्य एक भाषा या भाषी, भाषा या फिर यहीं पे कर लेना भाषी, परिवार के लोगों को कहा जाता था। आर्य एक भाषा या भाषी परिवार के लोग, परिवार के लोगों को कहा जाता था। वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे, ये उनकी भाषा थी। लोग को कहा जाता था, इनकी भाषा वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। ये क्या करते थे, वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और सब जो है एक ही भाषा में बात करते थे। और 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर लिख लीजिए, इनकी एकता, इनकी एकता का आधार, एकता का आधार एक भाषा, एक भाषा का प्रयोग करना, का प्रयोग करना। ठीक है, ठीक, ये क्या करते थे, एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा, करना, वैदिक संस्कृत वाली भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे अगर अभी इस समय की बात की जाए कि वर्तमान में ये बताइए कि कौन है जो एक भाषी, ठीक है, या एक भाषा का प्रयोग करता है, तो इस समय जो है अरब लीग है। अरब लीग में जो अरबी जो लोग बोलते हैं सिर्फ उन्हें रखा गया है। मैंने भाषा की बात की है, ये नहीं कि मुस्लिम देश की बात की गई है। मुस्लिम देश की बात की गई होती तो पाकिस्तान हो गया, अपना ईरान हो गया, या फिर इंडोनेशिया हो गया। विश्व का सबसे बड़ा जो है मुस्लिम देश अगर है तो इंडोनेशिया है। ठीक है, मलेशिया भी मुस्लिम देश है, तो वो भी सब शामिल होते, लेकिन वो सब शामिल किस लिए नहीं हुए, क्योंकि वो जो है उनको अरबी नहीं आती थी, वो भाषा है। तो आगे चलते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है, इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं, उसमें और मज़ा आएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान संबंधी मत जो है बहुत सारे विद्वानों ने मत दिया है कि बताइए ये जो है यहाँ से आए, वो वहाँ से आए, सब अपना अपना मत दिए हैं। तो इसके मिटाने के बाद आर्य कौन हो गया, फिर इसके बाद मैंने बताया था कि आर्य का मूल निवास स्थान। तो इसे मिटा के आगे चलते हैं।
तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो लाइट चली गई थी, इस वजह से यहाँ पे लाइट थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो हम पढ़ा रहे थे आर्यों का मूल निवास स्थान संबंधी मत। आर्यों का मूल निवास स्थान संबंधी मत। आर्य कहाँ से आए? विद्वानों ने क्या बताया कि भैया ये कहाँ से आए हैं। कई विद्वानों ने कहा है, अलग अलग उनका मत है, अलग अलग उन्होंने मत दिया है। तो नंबर वाइज डालकर एक तरफ लिखते हैं विद्वान और दूसरी तरफ लिखते हैं मत। ठीक है, विद्वानों में नंबर 1 डाल लीजिए मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से। किसने कहा ये मध्य एशिया से आर्य आए? ये मैक्स मूलर जी ने कहा। नंबर 2 सर गंगानाथ झा। सर गंगानाथ झा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से जो है आर्य आए। कहाँ से आए आर्य? सर गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि प्रदेश से जो है आर्य आए, उनका ये कहना है। उनका मूल स्थान जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश है। ठीक है, तीसरा लिखिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव से जो है आर्य भारत आए। ठीक है, 3 हो गया है। अब चौथा जो है दयानंद सरस्वती। चौथा लिख लीजिए दयानंद सरस्वती और पारजित महोदय भी थे। दयानंद सरस्वती और पारजित जी ने क्या कहा कि ये सब तिब्बत के रहने वाले हैं। इनका मूल स्थान जो है आर्य का कहाँ है? तिब्बत है। ठीक है, 5वां लिख लीजिए डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद जी ने क्या बताया कि इनका स्थान है सप्त सैंधव प्रदेश से जो है आर्य आए। ठीक है, इन किसने कहा था कि सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य यहाँ आए? अविनाश चंद्र जी ने और डॉक्टर जो है संपूर्णानंद जी। दोनों डॉक्टर, दोनों लोगों के सामने लगा है। डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश से आर्यों का मूल स्थान जो है सप्त सैंधव प्रदेश उनका मूल स्थान है। ठीक है, 6वां लिख लीजिए डॉक्टर, कई ठो लिखना है तो छोटा छोटा लिखिए, डॉक्टर राजबली पांडे। डॉक्टर राजबली पांडे ने क्या बताया कि इनका मूल स्थान कहाँ है आर्यों का? तो मध्य देश बताया, प्रदेश नहीं लिखना है, मध्य देश। क्या कहा था उन्होंने कि मध्य देश से इनका मूल स्थान है। आर्यों का मूल स्थान जो है मध्य देश है। डॉक्टर राजबली पांडे जी ने ऐसा कहा। 7वां लिख लीजिए L.D. कल्ला जी ने
आर्यों का मूल स्थान बताया था कश्मीर। कहाँ बताया है? कश्मीर बताया है। और 8वां BC में लिख लीजिए DP त्रिदेव। इन्होंने क्या बताया है कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है? इन्होंने बताया कि मुल्तान जो है इनका मूल स्थान है आर्यों का। 9 नंबर भी इसी में लिख लीजिए। डॉक्टर के शर्मा जी ने आर्यों का मूल स्थान जो बताया है वो बताया है हिमालय, या फिर इसी को कहते हैं मानस। ठीक है, हिमालय को क्या कहते हैं? वो सब मानस कहते हैं। देखिए आ रहा है, और भी आ जाए तो लिखा देते हैं। इसी में एक और आएगा तो लिख लीजिए। हर्ट और पेनका जी ने जर्मन बताया है कि इनका मूल स्थान कहाँ है? जर्मन है। किसने बताया है? हर्ट एवं पेनका ने आर्यों का मूल स्थान जर्मन कहाँ बताया है? जर्मनी। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे से चलते हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार, तो मिटाएं। अब चलें आगे। आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं, तब ऊपर से मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। मैक्स मूलो तो आपने लिख लिया होगा, 2-3 और बचे हैं, इसी में लिखवा दे रहा हूँ ऊपर से ही। ठीक है, तो हम लोग 10 नंबर तक हो गए थे। हार्ट एवं पेनका जी ने जर्मन बताया है, तो 11 नंबर भी लिख लीजिए यहाँ पे। सर विलियम जोन्स सर विलियम जोन्स हाँ, सर विलियम जोन्स ने आर्यों का मूल स्थान यूरोप बताया है। कहाँ बताया है? यूरोप बताया है। 12वां भी लिख लीजिए इसमें। प्रोफेसर प्रोफेसर गाइल्स ने आर्यों का मूल स्थान हंगरी बताया है। कहाँ बताया है? हंगरी। ये कहाँ पे है? डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे। और सबसे आखिरी में लिख लीजिए 13वें नंबर पे, उसमें 3-4 जनों का नाम है। गार्डन चाइल्ड महोदय भी हैं उसमें, लिख लीजिए गार्डन चाइल्ड मेयर, और एक और हैं पीक। इन्होंने क्या बताया है कि इनका जो है आर्यों का मूल स्थान जो है वो दक्षिण रूस है। कहाँ है? दक्षिण रूस है। ठीक है, तो ये जो हैं विद्वानों के मत हैं, और सभी विद्वानों ने क्या क्या कहा है तो वो आप लोग एक बार देख लीजिए। मैंने अभी विद्वानों के सिर्फ मत बताए हैं। ठीक है, अभी इसके आगे की कहानी पूरी बच्ची पड़ी है। अभी तो हमने शुरू किया है वैदिक काल। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में, या फिर हड़प्पा सभ्यता में लिया था 10 दिन
वैसे इसमें भी 10 से 12 दिन या 13 दिन 14 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये 100% आपके लिए लाभदायक है। आप पढ़ेंगे तभी कुछ अपने लाइफ के बारे में सोच पाएंगे। पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। समझ गए? समझ में आई बात? ओके, ठीक है। तो अभी से काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। तो जो कल करना है उसे आज करना है, जो उसे आज करना है उसे अभी करना है। जब तक ये फंडा आप अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक आप जो है जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। सफलता के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो सफलता हमें हासिल होती है, अर्जित होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ठीक है। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, स्टेटस भी लगाते रहिए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। आप बढ़ेंगे तभी हमारा देश बढ़ेगा। ये सोच के हमें काम करना है, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। बस सिर्फ़ और सिर्फ अपना भविष्य अगर उज्जवल रहा तो ये समझ लीजिए आप किसी की मदद करने के लिए सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो आप जो है अभी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी मेहनत आप कर सकते हैं करें। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो 2 ही लोग देखें, लेकिन पूरी देखें, ठीक है। आधा अधूरा काम जीवन में कभी सफलता नहीं ला सकता। आपको काम पूरा करना पड़ेगा, और काम पूरा करना है तो उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से कोई चीज़ें नहीं प्राप्त होती हमें, ठीक है। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय। कल 22 तारीख है, आपको पता ही होगा, 22 जनवरी। और 22 जनवरी को जो है अयोध्या में राम मंदिर की मूर्तियों की स्थापना है। तो आप लोग कल 22 तारीख के दिन सभी लोग अपने घर में दिए जलाएं और भगवान का हाथ जोड़ के कम से कम प्रार्थना कर लें, क्योंकि 500 सालों के बाद ये दिन आया है कि राम मंदिर का उद्घाटन या फिर समारोह, जो पूजा पाठ है, वो चालू होगा, ठीक है। तो राम राम मेरे प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी समय।